सरकार तो मोदी और उसके दलालों के हाथ में है ना, वो बताएं वो क्या है। हम तो बहुत छोटी हैसियत है, आप कभी भी हमको जेल में डाल सकते हैं, फांसी पर चढ़ा सकते हैं, पर आपने इस भारत माता के साथ क्या किया है। पॉलिटिकल विक्ट्री तो हिटलर को भी मिलती थी, औरंगजेब को भी मिलती थी, लेकिन क्या लोगों ने लड़ना बंद कर दिया था। हिमाचल में जो हार जा रहे हैं ये हमारे सामने है, पर आरएसएस और साजिश को आप अलग करके नहीं देख सकते, दोनों एक चीज़ है। जो गुजरात में हुआ, 5 दुकानें सिर्फ मुसलमान की दुकान जल जाती है, 4 दुकानें बची रहती हैं। और मोदी जो है, मोदी किसी के सगे नहीं हो सकते। मेरे साथ शमसुल इस्लाम साहब हैं जो इस समय जंतर मंतर पर आए हैं। आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। कुछ बड़े नाम हैं, ऐसे एक्टिविस्ट हैं जिनको सरकार अब अर्बन नक्सल कह रही है और जो देश विरोधी यूएपीए कानून के तहत जेल में बंद है। चाहे वो हैनी बाबू हों जो ड्यू के प्रोफेसर हैं, जो ओबीसी के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, चाहे वो गौतम नौलखा हों जो हाउस अरेस्ट हैं, चाहे वो कबीर मंच के लोग हों, चाहे शर्जील इमाम हों, चाहे उमर खालिद हो, चाहे खालिद सैफी हो। ऐसे हज़ारों नाम हैं देश भर के लोगों में। इसमें सबसे ज़्यादा SC ST OBC माइनॉरिटी और कुछ लेफ्ट विंग के भी सदस्य हैं। सर, एक परसेप्शन बना दिया गया कि ये सब अर्बन नक्सल हैं। नहीं भाई, आपका शुभ नाम? शंभू नाम है। शंभू भाई, हम अर्बन नक्सल हैं, हम क्या हैं हमें छोड़िए, आप क्या हैं। सरकार तो आपके हाथ में है ना, सरकार तो मोदी और उसके दलालों के हाथ में है ना, वो बताएं वो क्या है। 13 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का, 13 लाख करोड़ रुपया पिछले 5 साल के अंदर माफ़ किया है। 13 लाख करोड़ रुपया, ये 13 लाख करोड़ रुपया कुछ ऐसा वैसा नहीं होता है। तो हम क्या हैं, हम तो बहुत छोटी हैसियत है, आप कभी भी हमको जेल में डाल सकते हैं, फांसी पर चढ़ा सकते हैं, पर आपने इस भारत माता के साथ क्या किया है। आपने इस भारत माता को नंगा कर कर सारी दुनिया के अंदर आप बेच रहे हैं। जो कमाई कांग्रेसी जैसे, मतलब वो भी पूंजीपति शासक थे, उन्होंने जो कुछ कमा के इस देश को रखा हुआ था उसको आप बेच दे रहे हैं। आप इतनी नालायक औलादे हैं भारत माँ की। लेकिन ये यूएपीए तो चिदम्बरम की देन है। ग्रीन हैंड लाए थे और यूएपीए लाए, उसको मोदी जी थोड़ा और टाइट कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी बहुत टाइट कर रहे हैं, और चिदम्बरम जो है वो तो आरएसएस का आदमी है ना कांग्रेस के अंदर। आज आरएसएस क्यों सत्ता में आई है? क्योंकि कांग्रेस में बहुत लोग, राजेंद्र प्रसाद उस जमाने के अंदर जो थे, उन्होंने बाबा साहब का बनाया हुआ जो संविधान था पिछले दरवाजे से, उसमें क्या क्या घुसा दिया, आप जानते हैं इस बात को। तो ये जो दौर है, ये सच्ची बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने न्यूक्लियर ट्रीटी पर जो आरएसएस और बीजेपी के साथ समझौता किया था, चिदम्बरम ने करवाया था, और जिसके नतीजे में सीपीएम ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। सीपीएम ने, ये जो कंप्रोमाइज़ हुआ था, उसी के नतीजे में आरएसएस पावर में आई है। आप कैसे, मैं इसी पर एक दो और सवाल लूँगा, आप कैसे देखते हैं? चूँकि यूएपीए में जमानत का प्रावधान नहीं है, पीएमएल इन्होंने ईडी, इनका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस्तेमाल लगातार हो रहा है। क्या लगता है कि अब ऐसे दौर में है जहां बात करना मुश्किल हो जाएगा, या अभी भी कोई संभावना है? अरे भाई साहब, शंभू भाई, ये पागल हैं अगर सोचते हैं बात करना मुश्किल हो जाएगा। औरंगजेब के ज़माने में लोग बात करते रहे, ये हिटलर के ज़माने में बात करते रहे। और एक और समझ लीजिए, मोदी ने जो एक काम किया है उसको समझ लीजिए, जिसको हमको समझना होगा। आरएसएस जो पहले भीड़ जुटाकर जो गुंडागर्दी करा लेती थी, मस्जिद गिरा दी, उसको जला दिया, ये कर दिया, अब मोदी ने सारे संस्थाएं जो स्टेट की उसको अपने कब्जे में ले लिया है। वो अब इनसे कराता है, वो भीड़ नहीं जुटाता है। जैसे बाबरी मस्जिद को जो गुंडे 6 दिसंबर को नहीं कर पाए थे, वो इसने पार्लियामेंट से करा लिया। लेकिन पॉलिटिकल विक्ट्री उनको मिल रही है, इसको कैसे देखते हैं? पॉलिटिकल विक्ट्री तो हिटलर को भी मिलती थी, औरंगजेब को भी मिलती थी, लेकिन क्या लोगों ने लड़ना बंद कर दिया था? लेकिन शमसुल जी, एक माइंडसेट तैयार हुआ इस देश में, जो सवर्ण समाज है, जो इस देश के जिसके पास आर्थिक संसाधन है, मीडिया है, जुडिशियरी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ब्यूरोक्रेसी है। ये जाति प्रधान देश है सर। 10% लोगों के पास तमाम इंस्टीट्यूशन है, और वो कल तक जो कम से कम न्यूट्रल होते थे या कम से कम चुप्पी होती थी, उनकी सहमति है इस सरकार के साथ, इस सरकार के कामों के साथ। शंभू भाई, मैं थोड़ा सा बीच में आपको करेक्ट कराना चाहूँगा, अगर आप मुनासिब समझें। एक तो मैं सारी ऊंची जाति के लोग गद्दार हैं, बदमाश हैं, मैं इसको नहीं मानता। मैंने गद्दार नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ, मेरे शब्द हैं। मैंने कहा तमाम इंस्टीट्यूशन में जो बैठे लोग हैं उनकी सहमति दिख रही है। आप जी, इनका मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ सर। 4 सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज हैं उनको देखिए, एक जज राज्यसभा चले गए, एक जज एनजीटी में है। जो इनकम टैक्स ईडी के जो डायरेक्टर हैं उनको तीसरी बार प्रमोशन मिल रहा है। मनमोहन सिंह की सरकार में सीएजी,
तमाम जगहों से आवाज़ें उठती थी। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, तमाम जगहों से तमाम सरकारों के खिलाफ आवाज़ उठती है। इस सरकार के साथ वैचारिक सहमति है इंस्टीट्यूशन। शंभू भाई, मैं आपकी बात से पूरी सहमत हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हम ब्लैक एंड वाइट ना करें। जो ऊंची जाति के ये सारे के सारे जो आज देश की जनता के साथ और प्रजातंत्र के साथ जो कुकर्म कर रहे हैं वो बहुत सारे ऊंची जाति के हैं। लेकिन आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद के फैसले में एक जस्टिस नज़ीर भी है, जस्टिस नज़ीर भी है। और उसके बाद बहुत सारे हमारे बदकिस्मती से आरएसएस ने बहुत हमारे दलितों को और उनको भी मोबिलाइज़ किया। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आम जो है रोटी रोज़ी पर लड़ाई तय होगी, और हिंदू जो हैं, हिंदुओं की बड़ी तादाद इससे परेशान है। डिमोनेटाइजेशन हो या नौकरियों पर बंद हो या आर्मी के अंदर नौकरियां बंद हो, तो इसके अंदर 80% हिंदू है ना, तो उन पर ही ज़्यादा। मैं हिंदू पर आ ही नहीं रहा था सर। मैं आप कॉलेज में पढ़ाते हैं, मैं एक लाइन और आऊँगा। हम चाहते थे कि बात हो। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अभी भी लाचार, बेबस, गरीब हैं। जिसको आप हिंदू कह रहे हैं, मैं SC ST OBC जिसको हिंदू कह रहा हूँ, उसकी एक जाति है। जब वो नौकरी मांगता है तो जाति है। हिंदू तभी तक है जब उसको वोट देना है या कम्युनल इन्वायरमेंट में उनको धकेलना है, अदरवाइज उसकी जाति है। SC ST OBC का आरक्षण का विरोध होता है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, जो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी को चलाते हैं, उसमें सवर्ण समाज के लोग हैं। आपसे समझना चाहता हूँ एक प्रोफेसर के तौर पर कि क्या वो वक्त आ गया है जो लोग छुप के संविधान के खिलाफ थे, उनको लगता था कि संविधान ठीक नहीं है, संविधान में तमाम महिलाओं को, आदिवासियों को, अनप्रिविलेज लोगों को राइट्स दिए गए हैं, वो सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड की अब बात भी करने लगे हैं, क्या वो सवर्ण समाज पूरी तरह से इस संविधान के खिलाफ है? क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन में बैठा हुआ है वो बोल नहीं रहा है, तो हम कैसे समझे? नहीं, आप बिल्कुल, मैं तो आपकी बात से 1000% सहमत हूँ, पर मैं सिर्फ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारे दलित, बहुत सारे OBC, बहुत सारे माइनॉरिटी के लोग भी सवर्ण समाज की पॉलिटिक्स का शिकार हो गए। मैं कह रहा हूँ वो लड़ाई इसलिए ज़्यादा आसान है क्योंकि हम सारे गरीब लोग जो ऊंची जाति की सवर्ण राजनीति, ब्राह्मणवाद के शिकार हो रहे हैं, वो हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे और उसमें बहुत सारे ऊंची जाति के लोग भी उस लड़ाई में हमारे साथ आएंगे। देखिए, मैं आप तो मेरे से बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक आयोग आया कि भाई गरीब बिलो पॉवर्टी लाइन कौन है। बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर पता लगा कि 18% ऊंची जिनको हम सवर्ण कहते हैं वो भी हैं। तो क्या वो भी लड़ाई में शामिल होंगे? और वो लड़ाई में शामिल हो रहे हैं तभी तो हिमाचल में हार जा रहे हैं। हिमाचल में जो हार जा रहे हैं ये हमारे सामने है। पर बात यह है कि ऊंची जाति की जो ब्राह्मणवादी पॉलिटिक्स है, उस ब्राह्मणवादी पॉलिटिक्स का तूती बोल रहा है, और उसके अंदर बहुत सारे लोग जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम दलित हैं या हम माइनॉरिटी के हैं, वो भी उसका शिकार हुए हैं। आप एक डेटा रख रहे थे जेलों को लेकर। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस चीज़ CGI को कहा कि आप देखिए इसको कि जेलों में कौन बंद है। क्या है इसका सॉल्यूशन, क्या है सर? इसका सॉल्यूशन ये है कि जब तक आप जनपक्षीय सरदार यानी बहुजन के हिसाब की जो बाबा साहब ने कोशिश की थी जिस संविधान को बनाने की, अगर उसको असल में लागू नहीं करेंगे, अगर आप उसको लागू नहीं करेंगे, और जब तक आप जुडिशरी के अंदर, हालांकि मैं इस बात को जानता हूं कि आप OBC SC या मुसलमान भी जाके वहाँ ऊंची जातियों का ही नाच करने लगता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर भी आपने अगर आप जुडिशरी के बेंचेस के अंदर OBC और माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, ये सब चलता रहेगा। तो सरकार तो कह रही है कि हम कोलिजियम सिस्टम खत्म करेंगे, जो कि ट्राइबल है कानून मंत्री, राष्ट्रपति जो है वो ट्राइबल हैं, और जो अभी उपराष्ट्रपति है वो फार्मर हैं। अब आप जो मेरे से सवाल तो क्या वो कोलिजियम, हाँ, उसका जवाब आपको मिल गया ना कि ट्राइबल हो जाने से ही वो बहुजातीय लड़ाई लड़ेगा, वो जरूरी नहीं। लेकिन वो कह रही है कि कोलिजियम खत्म किया जाए। राष्ट्रपति नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, उसको क्या हम मानेंगे? हम क्या उसको मानेंगे? लेकिन सवर्ण जज जो है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो कह रहे हैं कि नहीं कोलिजियम रहेगा। भाई वो इनके अंदर की लड़ाई है। ये सवर्ण, ये जो आज सबको प्यारे लग रहे हैं, ये वही है ना जिन्होंने बाबरी मस्जिद का जजमेंट लिखा है। हम में से कितने लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट है उसके लिखने वाले का नाम नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं, किसी वकील से पूछिए वो लिखा किसने है, वो इन्होंने ही लिखा है, ये जो अभी हैं। EVM पर आपकी क्या टेक है? कल 2 प्राइवेट बिल संसद में पेश हुआ, एक जनसंख्या नियंत्रण जिसका मीडिया ने ढोल पीटा, और एक BSP के दानिश अली ने EVM के खिलाफ प्राइवेट बिल पेश किया। EVM को लेकर आपका क्या टेक है? मुझे क्या है कि देखिए, ये बहुत क्रिमिनल और ये बहुत साजिशी दिमाग है इनका। RSS और साजिश को आप अलग करके नहीं देख सकते, दोनों एक चीज़ हैं। EVM का वो जनरल मिसयूज़ नहीं करेंगे,
वो टारगेट हिट करेंगे। लेकिन आरएसएस तो कहती है मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी, ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी संगठन है। आप उनसे पूछिए ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो आपका उनको क्रिमिनल मानता हूँ। कैसे, कोई लॉजिक, कोई एग्जाम्पल? तो अब यहाँ ये 2 मिनट की बातचीत तथ्य देंगे ना? नहीं, बहुत सारे तथ्य हैं ना, बहुत सारे तथ्य। गांधी जी की हत्या की थी उनसे जुड़े हुए लोगों ने। उसके बाद 84 के अंदर नाम कांग्रेस का कॉल है, लेकिन जिस किस्म से हत्याएं की गई थी, मेरा ये मानना है, रिसर्चर हूँ मैं हिंदुत्व का 40 साल से, कि जिस हिंसा में लोगों को जलाया जाता है कम्युनल हिंसा में, यानी आपने चाकू मार दिया, फिर उसके बाद आपने जलाया भी उसको, उसके गले में आपने टायर भी डाला, ये कहीं की सीख है। ये 2000 हमने 1992 में भी देखा। आपको पता नहीं है, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 1 महीने के बाद चला गया वहाँ लाशें जो थी रजाइयों के अंदर बांधकर और उनको रस्सी से बांधकर डला हुआ था, उस वक्त भी मौजूद थी वहाँ पर। हाँ? और ये जहाँ आरोप लगा रहे हैं कि सिख दंगा के लिए आरएसएस जिम्मेदार है। अरे मैं ये कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं वो कौन लोग थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो जिस हैवानियत से मारे गए थे लोग, वो ये कांग्रेसी गुंडों का सिर्फ काम नहीं हो सकता। वो सिर्फ कांग्रेसी गुंडों का काम नहीं हो सकता। 2002 जो गुजरात में हुआ, 5 दुकानें, सिर्फ मुसलमान की दुकान जल जाती है, 4 दुकानें बची रहती हैं। तो ये प्लानिंग चाहिए होती है ना, इस प्लानिंग को कौन करता होगा? अभी आप कह रहे थे कि भारत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज़्यादा जो मैसेकर हो रहे हैं उसमें शेड्यूल कास्ट मारे जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है संविधान, जिस संविधान की हम लोग बात कर रहे हैं, वो उस पर सही में खतरा है? बहुत सारे पॉलिटिकल, आधा तो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। इंस्टीट्यूशंस का सहारा लेके जो कमज़ोरियाँ थीं उसको ख़त्म कर दिया है। मोदी जी तो माथा टेकते हैं, रोते हैं, कहते हैं कि मैं संविधान की वजह से आया। मोदी जी से शमू जी, आप मोदी जी से बात करें ना। वो तो कह रहे हैं ना, आप आरोप लगा रहे हैं कि संविधान खतरे में, वो कह रहे हैं कि मैं ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन चाय वाला मैं प्रधानमंत्री बन गया। नहीं तो अब ये मेरे से, एक मिनट, आप मेरे से, अब ये मोदी साहब कह रहे हैं, मैं तो जो कह रहा हूँ अपनी बात आपके सामने रखा ना। और मोदी जो है, मोदी किसी के सगे नहीं हो सकते। हमारे गांव में एक कहावत है, जो अपने परिवार का नहीं हो वो किसी का नहीं हो सकता। धन्यवाद। तो ये शमसुल इस्लाम हैं और इंटेलेक्चुअल हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर हैं और तमाम इस तरह के ह्यूमन राइट्स आंदोलनों में हिस्सा लेते रहते हैं। एक बात तो है कि इस देश में जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उन पर जो अत्याचार होता है उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, उसमें ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी नहीं आते हैं। सोचिए, इस देश की विडंबना है कि इस देश में मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, पावर सेंटर्स में इस देश का 90% तबका नहीं है। और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी तभी जगते हैं जब उसमें कुछ सवर्ण लोग जेल चले जाएं। फिलहाल SC, ST, OBC माइनॉरिटी, जिसको हम लोग बहुजन कहते हैं, जो हिंदू भी हैं, रिलीजियस जिनकी संख्या भी है, रिलीजियस भी माइनॉरिटी में नहीं है, संख्या के आधार पर भी माइनॉरिटी में नहीं है, लेकिन अभी इस देश के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, इस देश के संसाधनों से, इस देश के पावर सेंटर से हज़ारों मील दूर है, जिसके ह्यूमन राइट्स के लिए भी कोई बात नहीं करता है। कैमरामैन नवीन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।